नमस्कार। हम लोग जैसा कि सुनते पढ़ते आए हैं कि समाज की और व्यक्ति की या फिर परिवार की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वह है शिक्षा हासिल करना, मतलब सही शिक्षा हासिल करना। और यदि आप जीवन में सही शिक्षा हासिल कर लेते हैं तब आप जो भी संघर्ष होते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। पर हमारे देश में शायद शिक्षा का संबंध इन बातों से नहीं रहा है और स्कूल, कॉलेज या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर शिक्षा महज इसलिए लोग प्राप्त कर रहे हैं कि वह सरकारी नौकरी पा सकें। पर आपको पता है दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले, उनको इस्टेब्लिश करने वाले लोग काम को ज़्यादा अच्छे तरह से समझते हैं। उनको काम बहुत ही बारीकी से और गहरे में समझने की आदत है, या फिर वो उनका माइंड सेट इस तरीके से है कि वो बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं। और ऐसे में वो कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश होती हैं और हैं। और तमाम जो छोटे छोटे लोग थे, कोई हाई स्कूल ड्रॉप आउट या फिर महज उन्हें पढ़ना लिखना आता था, आज वह दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं और उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, वो किसी विषय में पीएचडी नहीं है। और शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है शायद उन्होंने समझा कि समझ के स्तर पर उन्हें कितना गहरे में उतरना है, जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का यह बिल्कुल भी मकसद नहीं है। सोचिए, हाई स्कूल इंटर से लेकर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के पेपर भी आउट करने में लोग लगे रहते हैं। भाई आउट क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उसका जो बाज़ार है, मतलब कैसे भी करके परीक्षा पास होने की जो इच्छा है, और फिर वह इच्छा किस लिए है? वह इच्छा इसीलिए है कि सरकारी नौकरी में उस तरह की एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए ये सारे तिकड़म लगाए जाते हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं। तो परीक्षाओं में जितने भी पेपर आउट होते हैं और इसके पीछे जो मूल कारण है वो यही सरकारी सेवा का आकर्षण है। और सरकारी सेवा में लोग जाना क्यों चाहते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है। अगर पूछिए, किसी भी लड़के से पूछिए, तो वह किसी कैरियर के चैलेंज और जीवन में बहुत आगे बढ़ने की इच्छा, महत्वाकांक्षा या फिर उसमें काम करने के इतने जज्बे हैं कि वह लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएगा, इसलिए वह सरकारी सेवा की तैयारी नहीं कर रहा है। बल्कि उसमें जो भ्रष्टाचार का भरपूर अवसर है और नकारा होने के बाद भी आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, या फिर पनिशमेंट यानी जो सज़ा होती है वह भी मिनिमम ही होती है। मतलब नौकरी की जो सुरक्षा है, जिसमें आय की सुरक्षा भी शामिल है, मतलब सुरक्षा का अर्थ ही होता है कि आय की सुरक्षा उसमें सम्मिलित हो। इस वजह से सरकारी सेवाओं का आकर्षण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप मान लीजिए किसी भी बड़ी सरकारी सेवा में हैं, तो अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांकिए। क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप पढ़ाते हैं? या फिर सरकारी बैंकों में जिस तरह से आपको सेवा मिलती हैं,
क्या उनकी सर्विसेज से आप खुश हैं, या फिर जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट हों तो आप अपनी बात लोगों के सामने रखिए कि ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो जब आपको सेवा लेनी होती है तो वहाँ पर कोई भी सरकारी संस्था ठहरती नहीं है, मतलब अपने काम और व्यवहार दोनों ही तरीकों में वह पूरी तरीके से नाकाम है। लेकिन सरकारी नौकरी करने में के लिए सरकारी जो संस्थाएं हैं वो सर्वाधिक उपयुक्त जगह हैं, लेकिन वहाँ से सेवा लेना, कोई भी काम करवा लेना बहुत कठिन काम है। तो जितने भी लोग सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं और हैं, जिस दिन अब सरकारी अस्पताल, सरकारी बैंक, सरकारी स्कूल, इन जगहों की जो सुविधाएं होती हैं, जो भी उनके कार्य की स्थिति है, दशा है, तरीके हैं, अगर उनसे आप संतुष्ट हो रहे हों तो फिर आप सरकारी संस्थाओं की तारीफ़ करिए। नहीं तो व्यवस्था को सही करने के लिए, एफिशिएंसी को पाने के लिए जो जिस तरह के लोग हैं वहाँ पर सेवाओं को और मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका निर्णायक है, ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलतियाँ नहीं करते और गलत नहीं होते, पर काम और जवाबदेही यहाँ पर ज़्यादा होती है। ऐसे में ये काम ज़्यादा अच्छे ढंग से करते हैं। खैर, जो विषय था वो कुछ और ही था। अच्छा बताइए, अगर आप आईआईटी से पढ़े लिखे हैं और बड़ी डिग्रियां हासिल कर लिए, मतलब उन डिग्रियों से ये पता चलता है कि आपने बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हासिल कर ली है और समाज के एक एलीट वर्ग में आप शामिल हो गए हैं। उसके बाद भी अगर आपकी हरकतें किसी भी अशिक्षित आम आदमी से, मतलब उनके बराबर पर भी समाज के अनुकूल नहीं हैं, तो बताइए उस शिक्षा का क्या उपयोग है। सोचिए, एक बॉम्बे आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग में पास आउट लड़का कहीं पर अपने धार्मिक रुझान, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, राजनीति, दूसरों के से मोटिवेट होकर हमला करने चल देता है। ऐसे में फिर पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, जब आपको कोई भी मोटिवेट कर सकता है। तब तो इससे अच्छा तो यही था कि आप न पढ़ते लिखते, आपको कोई बाबा, मौलाना या कोई भी टुच्चा टाइप नेता मोल्ड कर देता है। तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या अर्थ है, जबकि पढ़ने लिखने का अर्थ यह होता है कि आप समाज को नई दिशा दें और खुद टॉर्च बियरर बने और आगे आगे चलें। जिस तरह की आशंकाएं आपके खुद के समाज में, मतलब हम जिस जाति, धर्म, वर्ग से बिलोंग करते हैं, उसमें जो कुंठाएं होती हैं, जो डर होता है, उसको निकालने के लिए उसी समाज के लोग जो शिक्षित और समझदार हैं उनको आगे आना होगा। क्योंकि किसी समाज में जब अंदर से आवाज़ आती है तब वहाँ पर सुधार की संभावनाएं कहीं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब कोई बाहर का आदमी कुछ कहता है तो उसके अर्थ बहुत सारे विवाद को जन्म देते हैं और उसकी सही बात को भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि वह बाहर का आदमी होता है। ऐसे में हर समाज के लोगों को अपने अंदर से आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि उसमें कमियां हैं, गलतियां हैं। पर यहाँ कुछ और ही कहानी चलने लगती है। लोग उन गलतियों को इंगित करने और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के बजाय उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। आप सोशल नेटवर्क पर देखिए, किसी जाति धर्म का आदमी कोई गलती कर रहा है तो उसको एकदम मुखरित होकर उसकी आलोचना और विरोध करने के बजाय
एक बड़ी सी लॉबी तैयार हो जाती है उसके समर्थन और उसके बचाव में, और उसको एक विक्टिम कार्ड का गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। गलत को गलत कहने में पता नहीं कौन सी तकलीफ़ होती है। और आपको गलत सबसे पहले आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस जात से बिलोंग करते हैं, या जहाँ भी आप होते हैं, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, तो जो लोग गलत हैं उनको पहले गलत कहिए। मतलब पहले जो लोगों की उंगली है अपने लोगों की उठनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अभी पता चलता है कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में जो हो रहा है उसके लिए अफ़गानिस्तान का कोई कठमुल्ला कुछ बोल रहा है, और हमारे यहाँ के लोग उसको डपट नहीं रहे हैं कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा मामला है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप अपनी वास्तविक समस्याओं को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, उनको जानते भी नहीं हैं कि मांग क्या हो रही है और बात क्या है और मुद्दा क्या उठाया जा रहा है। पता चला डिबेट किसी और चीज़ पर हो रही है जो कि समस्या ही नहीं है। आप खुद देखिए और सोचिए कि हम हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पर कितना डिस्कशन करते हैं। हम अपने समाज को, जिस समाज में हम हैं, उसको कितनी सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर महज हम एजेंडे के शिकार हैं जहाँ पर सिर्फ हम जस्टिफाई करने में लगे हैं अपनी हर गलत बात को कि नहीं हम अब भी सही हैं। भाई ऐसा नहीं है। समाज कोई भी हो उसमें कमियां हैं, और उसमें सुधार तभी होगा जब उस समाज के लोग जागरूक होंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे, और जब खुद आवाज़ उठाएंगे। आप खुले मन से चीज़ों को स्वीकार करिए। अच्छा, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम की जो हमारे यहाँ समस्या है, तो अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू नज़रिए से मुसलमानों को देखने की कोशिश मत करिए। उसी तरह अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू जो विश्वास हैं, मतांतर हैं, उनको आप इस्लामिक नज़रिए से मत देखिए। यह आप अगर पढ़िए तो गांधी जी ने सीधे सीधे कई बार यह बात कही है कि अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो आपको हिंदू का नज़रिया चाहिए, कुरान शरीफ को समझना चाहते हैं तो एक मुसलमान का नज़रिया चाहिए, और बाइबिल को समझना चाहते हैं तो एक ईसाई का नज़रिया चाहिए। क्योंकि जो आस्था और विश्वास की चीज़ें हैं उसको जब तक उस नज़र से नहीं देखा जाएगा उसमें वह बातें नहीं निकलेंगी। फिलहाल यह समझने और समझाने के लिए तो हो सकती है, पर हम एक देश हैं, हमारे पास एक संविधान है और हम कानून द्वारा शासित हैं, और समाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों से हमें समझौता करना पड़ता है, जिसमें हमारी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता भी होती है। अगर वह समाज और व्यवस्था के अनुकूल नहीं है तो हम उसे नहीं मानेंगे। फिलहाल जितने भी धर्म हैं और उनकी जितनी भी धारणाएं हैं और उससे जुड़ी जितनी भी मान्यताएं हैं वह आज के समाज के लिए नहीं हैं। जब इन धर्मों का उदय हुआ था उसी वक्त वो मान्यताएं भी बनी थी, और हर देश समाज ने उन मान्यताओं में अपने अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे बदलाव लाए, और वह मूल मान्यताएं इस वक्त नहीं हैं, क्योंकि खान पान, पहनावा, तकनीक, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ऐसे में अगर आपकी सोच समझ में बदलाव नहीं आया तो आप क्या हैं इस पर विचार करिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा सोचिए, आप जिस जाति धर्म के हैं, आपने समाज की भलाई के लिए अब तक क्या किया है? लोगों को जोड़ने के लिए आपने क्या किया है? मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरी बात ही सही है। इस तरह का शोर मचाने से आप सही नहीं हो जाएंगे।
सही होने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप एजुकेशन के फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। आप जिस भी समाज के हैं वह समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा, उसमें कितने साइंटिस्ट हैं, कितने प्रोफेसर हैं। चलिए, और दूसरी चीज़ें पर भी गौर कीजिए, उसमें कितने स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है। अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है और आपके स्कूलों में आप लड़कों के बराबर लड़कियों की भी उपस्थिति नहीं है तो आप एक समाज के तौर पर असफल हैं। अगर आप एक सभ्य समाज स्वयं को मानते हैं और आपकी महिलाएं, मतलब लड़कियां हमारी, अगर डरी सहमी हैं तो हम असफल समाज के रूप में हैं। आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उनको कितनी आज़ादी है। अब वह कौन से कपड़े पहनेंगी ये मायने नहीं रखता है, यह विवाद करते रहिए। मतलब उसमें इस बात की समझ तो हो पहले कि उसे क्या पहनना है, पर यह निर्णय लेने वाले तो पता चला वो है ही नहीं। तो उस सही और गलत को समझने की क्षमता जिस दिन उसमें आ जाएगी तब आप समझ जाइए कि सही ढंग से आपका समाज शिक्षित हो गया है। पता चलता है आप दूसरों की मान्यताओं और विश्वास को अंधविश्वास बोलते हो। चलिए ठीक है, आप विद्वान हो, पढ़ लिख लिए हो, एकदम एक्सेप्टेबल है। होंगे ढेर सारे अंधविश्वास, सभी मान्यताओं और धार्मिक बातों में इन तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को साइंटिफिक कहने लगते हो। भाई, जब दूसरे धर्म की मान्यताएं और बातें अंधविश्वास की श्रेणी में आती हैं तो आपके भी तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं और विश्वास हैं वो भी उसी श्रेणी में आती हैं। तो आप जैसे ही किसी दूसरे मजहब या जाति वाले को इस तरह का उपदेश देने लगते हैं तो वो सबसे पहले आपके ऊपर लागू हो जाता है। तो आप बुरा मत मानिए। पता चलता है कि एक तरह के अंधविश्वास को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर आप इस क्रिटिसिज्म में एक दूसरे तरह का अंधविश्वास जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये कैसे सही हो सकता है? जब आपका टेम्परमेंट साइंटिफिक होगा और सच में आप उदारवादी होंगे तो आप किसी मतांतर और धर्म का समर्थन विरोध नहीं करेंगे। आप जो सही गलत है वो बात कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। पता चला मैं इसलिए इसको सही कहूँगा या मैं इसको इसलिए गलत कहूँगा क्योंकि मैं फलाने संगठन, फलाने जाति समूह या फला धार्मिक समूह से संबंध रखता हूँ, तब तो कोई बात बनेगी ही नहीं। और हमारे बड़े बड़े जो नेता, अभिनेता, विचारक, मीडिया पर्सन्स हैं, आप उनको देखिए तो वो इसी तरह के खेमे में बटे हुए हैं कि उनका खास तरह का नैरेटिव जो सेट करने का मकसद है वो उसी के पक्ष विपक्ष में चीज़ों को घुमा फिरा कर ले आते हैं। वो सही गलत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको एक एजेंडा, एक मॉडल, एक सेट फॉर्मेट है, उसी के पक्ष में चीज़ों को ढूंढना और कहना है। वह 10 बात में से एक बात ढूंढ के ले आते हैं जो उनके नैरेटिव को सेट करता है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, आपको कितना भी निष्पक्ष और सही लगता हो, उसके विश्लेषण को देखिए, लगातार उसकी खबरों को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। अब तो यूट्यूब और इंटरनेट पर आप पिछले 1 महीने 1 साल तक की उनकी खबरें देख सकते हैं। तो एक खास तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए खास तरह की खबरों को वो ढूंढते हैं और उसको खास एंगल पर उसकी व्याख्या किया जाता है। मतलब जो कोई भी घटना घटती है जब भी, तो उसकी व्याख्या कैसे करना है, अपराधी को बचाना है कि अपराधी को अपराधी साबित करना है। तो आप देखिए तो बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटती हैं तो पता चलता जो उसमें क्रिमिनल है, जिसने अंजाम दिया है वारदात को, उसको कभी कभी बेचारा और विक्टिम बनाया जाता है और फिर ये भी रहता है कि नहीं वो उसी ने किया है, वह शातिर और पेशेवर अपराधी है। तो दोनों बातों में एक ही तरह की बात चलती रहती है। मतलब कोई जांच हुई नहीं, साबित हुआ नहीं, लेकिन मीडिया ने उसको बेगुनाह साबित कर दिया और फिर एक दूसरी मीडिया ने उसको पूरी तरह से गुनहगार साबित कर दिया।
अरे भाई पहले पूरा ट्रायल चल जाने दीजिए, पूरे सबूतों को सामने आ जाने दीजिए। आपके मानने वाले और न मानने वाले जो खेल चलते रहते हैं उसकी कहानी ही बड़ी विभत्स है। कभी कभी तो किसी किसी बेगुनाह को इतना बेइज्जत किया गया कि उसने अपनी यह लीला समाप्त कर ली और पता चला कि वो बात थी ही नहीं। तो मीडिया में जो फोटो और वीडियो का खेल है और सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा खबर पहुंचाने की जो जल्दी है, उसमें बहुत सी वाहियात चीज़ें लगातार हो रही हैं। और आप थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो इन चीज़ों से बचिए। और हमारे यहाँ जो विक्टिम कार्ड है, सोचिए कि घटना क्यों कैसे हुई, इस पे डिस्कशन करने के बजाय पहले ही शुरू हो जाएगा बेचारा है, मानसिक रोगी है और क्या क्या। अगर गुनहगार है तो क्यों बचे, अगर बेगुनाह है तो क्यों सजा हो, यह तय करना होगा। अगर किसी बेगुनाह को सजा हो जाती है और हम आवाज़ नहीं उठा पाते तो एक व्यक्ति और समाज के तौर पर सबसे बड़ी असफलता होगी। और किसी गुनहगार के बच निकलने की अगर संभावना रहती है तो भी यही स्थिति मानी जाएगी। जिस दिन अपराधियों को उनके सही जगह पहुंचाया जाने लगेगा, उस दिन से अपराधियों में डर आएगा और वह किसी भी तरह की गलती करने से डरेंगे, बचेंगे। तो समाज को एकदम ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना है कि जिसकी जो भी मर्जी हो वह कर सके। कानून और व्यवस्था का राज हर जगह स्थापित होना चाहिए और किसी बेगुनाह को किसी भी तरह की तकलीफ़ और सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इसके लिए समाज के तौर पर सबको जागरूक होना होगा। और सोचिए आपकी शिक्षा का उपयोग क्या हुआ जब कोई भी ऐरा गैरा आपको समझाकर और मोटिवेट करके चला जाए। आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत का नागरिक होना ही सबसे बड़ी पहचान है भारत में। आप नागरिक हैं कि नहीं हैं? अगर आप नागरिक हैं तो आप सिर्फ एक भारतीय हैं और हर भारतीय के पास उतने ही अधिकार हैं जो हमारे पास है, आपके पास है या किसी और के पास है। इसमें छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत का नागरिक होना ही सब कुछ होना है। या फिर अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो फिर मानी हुई बात है आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो एक नागरिक के तौर पर हम भारतीयों को है। और इसी भारतीयता और भारत की बात हमें स्वीकार करनी होगी और आगे बढ़ानी होगी। अगर हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमें किसी तरह की असुरक्षा, डर या भी किसी तरह की हीन भावना खुद में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और किसी से प्रभावित मत होइए, क्योंकि हम और आप ही भारत हैं। जय हिंद, जय भारत।